देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है फिलिप्स कर्व। अब ये फिलिप्स कर्व क्या है, पहले तो इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखें कि नाम से जाहिर हो रहा है फिलिप्स इज द साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट, जहाँ पे लिखा हुआ इन 1958 एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड नेम विलियम फिलिप्स। इसने एक अपनी स्टडी पेश की थी दैट वाज बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस को सिंपली हम आजकल की ज़बान में कह सकते हैं तनख्वाहें, और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। तो इसने इन दोनों का लिंक एक पेश किया था, बेरोजगारी और तनख्वाहों के वेज रेट का। अब बिफोर वी स्टार्ट हिज थ्योरी, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो पहले कि भाई अगर किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो नेचुरली उस दौरान अगर किसी को कोई जॉब मिलती भी है और उसको कहते हैं कि आप लेस पे पे आ जाएं, तो हालात के तनाजुर को देखते हुए वो क्या करेगा, वो उस जॉब को कबूल कर लेगा, कहेगा हाँ ठीक है यार, अभी तो मेरे भले स्किल सेट के हवाले से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं इकनॉमी के, उसमें तो किसी को भी जॉब नहीं हो, मुझे मिल रही बड़ी बात है, तो मैं कम पैसों पे भी जाने के लिए क्या हो जाऊँगा, तैयार हो जाऊँगा। तो एक तरह से ये हो गया कि रिलेशन बन गया कि इफ़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज़ हाई देन द लेबर विल बी एक्सेप्टिंग द जॉब्स एट द लोअर रेट्स। सही है, तो वो लोअर वेज रेट हो गया, लोअर तनख्वाहें हो गई। तो मैं इसको इस तरह अगर पढ़ूँ, दोबारा कहूँ कि बेरोज़गारी अगर ज़्यादा होगी तो लोग कम तनख्वाहों पे भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसने भी, विलियम फिलिप्स ने यही एक थ्योरी पेश की थी अपनी ज़बान में, जो कि क्या कहती है, इसका ज़रा दूसरा पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट खुद ही समझ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एट हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी ज़्यादा है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव द बार्गेनिंग पावर टू इंक्रीज देयर ओन वेज। बार्गेनिंग पावर मीन्स आप सामने वाले को, अपने एम्प्लॉयर को कुछ कहेंगे नहीं कि थोड़ी सी बढ़ा दें ये वो, वरना क्या अगला क्या कहेगा कि इतने में करनी तो करो वरना हमारे पास दूसरे लोग आ जाएंगे। तो आपके पास कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, जो सामने वाले ने आपको कोट कर दिया आप उसी पे जाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो उसी बात में ये कह रहा है कि एट हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इज लाइकली टू स्टे लो। यहाँ पे इन्फ्लेशन से मुराद है आपका वेज रेट। ये जो आपका वेज रेट होगा या जो वेजेस होंगी वो क्या होंगी, लो होंगी। सिमिलरली अगर हम अब ये देखें कि मुल्क के हालात अच्छे होने लग गए हैं, मुल्क के हालात अच्छे होने लग गए हैं मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं। तो ये कहा जाता है कि जब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं तो इकोनॉमी इज़ नाउ गेटिंग इट्स डिमांड या इट्स वर्किंग ऑन नियर टू फुल कैपेसिटी। सही है एक बात। और दूसरी बात, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑन एन एग्रीगेट लेवल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे देखा जाए तो काम काज की, लेबर की एक एग्रीगेट डिमांड में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा लेबर की, तो ये ख़ास तौर पे उन लेबर की बात होगी, इजाफा होगा जिनका काम ज़रा स्किल्ड वाला होगा, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ जाएगी। भाई अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लग रही है और मशीनें आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो ज़्यादातर काम किसका होगा, लेबर के साथ साथ स्किल्ड लेबर का भी होगा। अब स्किल्ड लेबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्किल्ड लेबर के पास आ जाएगी बार्गेनिंग पावर, और बार्गेनिंग पावर आएगी तो वो अपना वेज रेट को क्या करवा लेंगे, बढ़वा लेंगे। तो जैसे जैसे बेरोजगारी खत्म होगी
तो आपका वेज रेट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास क्या आ जाएगी, बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। तो सिमिलरली जो इसने अपना पहला पॉइंट जो दिया था वो ये दिया था फिलिप्स ने कि एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, यानी कि अब इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट से जा रही है किसकी तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है। तो स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो दिस विल पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस, तो वेजेस भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलिप्स रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, जो कि मैंने आपको इस तरह से एक गो थ्रू करवा के बता दिया। अब आ जाए इसको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ग्राफ में कहा जाता है ये फिलिप्स कर्व है पूरा, जिसे कहा गया पीसी। एक्स एक्सिस पे लिया हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वाई एक्सिस पे वेज इन्फ्लेशन। वेज इन्फ्लेशन मीन्स वही कि वेज रेट, तनख्वाहें, तनख्वाहों का रेट। सही है जी। अब आप तनख्वाहों का रेट आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, और यू कैन एक्सप्रेस इट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, डॉलर्स एज वेल, कुछ भी। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी जरा पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, एट पॉइंट ए, वेयर इज एट पॉइंट ए, दिस इज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे लेट सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा U1, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे या इतना लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे जो मजदूर थे, जो लेबर थे, दे आर विलिंग टू वर्क एट द वेज रेट ऑफ W1 लेट सपोज। तो पॉइंट ए पे द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज U1 एंड द वेज इन्फ्लेशन रेट इज W1। सही है जी। अब अगर हम फिलिप्स कर्व के पहले वाले पॉइंट को जरा पढ़ें तो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, यानी कि मुल्क में रोजगार के मौके मिलना शुरू हो जाते हैं, तो स्किल्ड लेबर की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ना शुरू होगी तो उन्होंने अपने क्या कर देने, वेज रेट्स को बढ़ा देने। तो यानी कि अब वेज रेट हमारा क्या हो जाएगा, W1 से W2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आगे यही कह रहा है कि एज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस फ्रॉम U1 to U2, that is U1 to U2, तो वेज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस फ्रॉम W1 to W2। हमारा वेज रेट क्या हो गया, बढ़ गया W1 to W2, दैट इज पॉइंट बी। अब हमारे पास ये आ गया पॉइंट बी बढ़ने के बाद, ये रहा पॉइंट बी, और वेज रेट हमारा U2 हो गया, और सॉरी वेज रेट W2 हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट U2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरह देखूं, U1 से U3 की तरफ जाता हूं लेट सपोज, तो U1 से U3 की तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो जब मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग बहुत ही कम लेवल पे आके काम करने के लिए रजामंद हो जाएंगे, दैट इज मेरा वेज रेट भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे एक्सिस नेगेटिव शो किया गया है, यानी कि बेचारे इतने मजबूर हो जाएंगे कि इतनी लेस पे पे आके काम करना शुरू हो जाएंगे कि वो उनका एक्चुअल नहीं बनेगा। दैट इज नोन एज कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो लेबर फोर्स अपने आप को लेस पे पे भी आमादा कर रही है काम करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे देखें, when unemployment rate increases from U1 to U3, वेज इन्फ्लेशन रिड्यूसेस फ्रॉम W1 to W3, ये आ गया W1 से W3, और यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर जाएगा हमारे पास पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट सी, और यहाँ पे भी आ गया पॉइंट सी ऑन द PC, जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है। क्योंकि अभी इन्होंने निकाला इस वजह से है, या लेबर की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, कामकाज नहीं है, जिसकी वजह से लेबर एक्सेस सप्लाई में है। और अगर किसी को कोई कामकाज के लिए बुला लेते हैं तो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है, और लेबर के वेजेस को क्या कर दिया जाता है, एबनॉर्मली कम, लो रेट कर दिया जाता है, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है। दैट वाज द relation of the unemployment and the rate of
change of money wages given by the Phillips according with the Phillips curve. अच्छा, इस सिनेरियो को, फिलिप्स के सिनेरियो को कि भाई बेरोजगारी बढ़ेगी तो वेज रेट कम हो जाएगा और बेरोजगारी कम होगी तो वेज रेट बढ़ जाएगा, खास तौर पे वेज रेट बढ़ने की बात को निगेट किया एक और इकोनॉमिस्ट थे, मिल्टन फ्रेडमैन। उन्होंने कहा कि हर दफा ये जो है ना फिनोमेना अकर नहीं होगा। हाँ, ये शॉर्ट टर्म में तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी इकोनॉमी में ये जो है ये सेल्फ बैलेंसिंग फिनोमेना है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट का और वेज रेट का। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वेज रेट को और गिवन द एम्प्लॉयमेंट रेट को ये खुद ही एडजस्ट कर लेती हैं, तो ये अप एंड डाउन इतना ज़्यादा नहीं होता। वो क्या होता है उसको ज़रा यूँ देखते हैं। ये आइडिया दिया था मिल्टन फ्रेडमैन ने। यूँ समझ लें कि फिलिप्स कर्व एक तरह से शिकवा और मिल्टन फ्रेडमैन का जो है वो जवाब शिकवा। उन्होंने वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया था, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का रिलेशन नहीं होता, दे आर सेल्फ बैलेंसिंग। वो सेल्फ बैलेंसिंग कैसे है ज़रा ये देखते हैं। Milton Friedman's argument was that each short-run Phillips curve is based upon a fixed expectation of inflation. If there is an increase in the expectation of inflation, then this would cause the short-run Phillips curve. SRPC means short-run Phillips curve to shift higher. क्या इसने बोला है, इस सिचुएशन को जरा ग्राफ से देखते हैं। देखिए बना हुआ वही फिलिप्स कर्व है, लेकिन इसने शिफ्टिंग की बात की है। शिफ्टिंग मीन्स दिस इज द एडजस्टमेंट, या यूं कहें सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ वेज रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कैसे हुआ ये सेल्फ बैलेंसिंग, जरा इसको देखते हैं थ्रू ग्राफ। अब ये क्या कह रहा है, जरा इधर गौर से देखिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं इसका। In the above diagram, the economy begins in the equilibrium at point A. पहले इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे थी, कहाँ पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट था U1 और एक वेज का रेट था दैट इज 4%। ठीक है, अब क्या हुआ, when there is an increase in the government spending to boost the aggregate demand, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, यानी कि दैट इज, हमने नेशनल इनकम वगैरह में पढ़ा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट में पढ़ा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रेफर्स टू एज द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस तरह की डेवलपमेंट होगी ताकि एक तो इकोनॉमी में बेहतरी आए और दूसरी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो जैसे ही गवर्नमेंट बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी पे काम करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम U1 टू U2। अब पहला वाला फिलिप्स कर्व क्या कहता था, याद करें, वो ये कहता था कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो वेज रेट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हुआ, वेज रेट बढ़ गया। यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक तो इसने माना मिल्टन फ्रेडमैन ने, और ये यही कह रहा है कि U1 टू U2 के बाद and takes the equilibrium to the point B। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा, अब पॉइंट बी पे आ जाएगा जहां पे इन्फ्लेशन है हमारे पास 6%। अभी हमेशा नहीं रहेगा, ये 6% पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, याद करें डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखें जरा, इसको क्रिटिकली एनालाइज करें। जैसे ही वेज रेट बढ़ा ना, तो वेज रेट के इंक्रीज होने से ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज कॉस्ट या एक्सपेंस बढ़ गई, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके जो कॉस्ट वगैरह वो इंक्रीज हो। तो अब उस जो उसने मीट किया है, रेट तो बढ़ा दिया, अब वही बात आती है जो हम कहते हैं ना डेली लाइफ में कि जब अगर कोई बंदे से 1,00,000 रुपए दे रहे हैं तो उससे 3 बंदे का काम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब अगर रेट बढ़ाया है तो एक बंदे से 2 या 3 बंदे का काम लेंगे। तो 2 या 3 बंदे का काम लेंगे मीन्स एक तरह से
वो 2 या 3 लोग जो हैं या तो निकाल दिए जाएंगे या रखेंगे नहीं वो लोग इतने हाई वेज लेवल पे। तो ऑटोमेटिकली ये जो 2-3 लोग निकालेंगे या नहीं रखेंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। यानी कि साइमल्टेनियसली वेज रेट बढ़ने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि अगेन अब हम इधर देखेंगे शिफ्ट हो रहा है, फिलिप्स कर्व बी से अब चला जाएगा इक्विलिब्रियम न्यू पे, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा सी पे। तो अब जब सी पे आएगा तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रही है तो वही वाली बात आ रही है कि अगर हाई वेज रेट है तो ये हाई वेज रेट सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये हाई वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपस में क्या हो गए, सेल्फ बैलेंसिंग हो गए। आगे बात यही कह रहा है, ये जरा इसको गौर से देखिएगा, मैंने आपको ये समझा तो दिया है। अब ये क्या कह रहा है, एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे हाई वेज रेट पे फर्म्स कॉस्ट एंड इंडिविजुअल वेज डिमांड्स इंक्रीजेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्म्स कॉस्ट इंक्रीजेस, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ गई जनाब, ये बड़ा खतरनाक बात है। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन, मीनिंग output falls, in other words unemployment begins to increase, unemployment rises। ठीक है जी। और जब ये अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा तो फिर एक बात होगी, और ये बात होगी कि ये जो आपका फिलिप्स कर्व है, अब इसको एसआरपीसी कहो या शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहो, आपका फिलिप्स कर्व क्या हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एनहेंस SRPC1 शिफ्ट टू SRPC2, और अब वही हाई वेज रेट पे हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो गया, सेल्फ बैलेंस हो गया। और इन अदर वर्ड्स हाई वेज रेट की वजह से दोबारा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। देयरफॉर, बड़ी अच्छी बात, अहम बात, देयरफॉर इन द शॉर्ट रन a trade-off may occur, however in the long run it is not possible to expand beyond the long run Phillips curve। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दैट इज ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मीन्स सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज रेट। तो जनाब मिल्टन फ्रेडमैन ने ये बात बड़ी अच्छी बताई कि जैसे ही वेज रेट बढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन अदर वे दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ गिवन बाय मिल्टन फ्रेडमैन इन रिस्पॉन्स ऑफ द फिलिप्स, विलियम फिलिप्स। अच्छा, अब टॉपिक है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी नेचुरल रेट क्या होता है, नेचुरल मीन्स जिसे कहते हैं ना यार ये तो इतना तो होता ही है, चलता है इतना तो, यकीनी है इतना तो किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी 100% कोई भी इकोनॉमी दुनिया में देख लें फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं कर रही, कहीं ना कोई लोग बेरोजगार होते हैं। तो वो जो आइडियल सिचुएशन में बेरोजगारी होती है दैट इज नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अच्छी इकोनॉमीज में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एग्जिस्ट करता है। इसको देखते हैं, व्हाट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर विल ऑलवेज बी अ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी which is unavoidable, which is unavoidable means level of employment which is unavoidable, जो कि होगा ही होगा। this means that in an economy there will always be a level which will persist, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल इसी तरह आपको पेपर में 100% नहीं आता होगा, एक सवाल तो खराब होगा ही होगा, तो नेचुरल रेट है पेपर देने का। हाँ, अगर बिल्कुल ही हालात खराब है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेचुरल रेट मीन्स इतना तो वही होगा, एक सर्टेन अमाउंट है, तो वो कहलाता है, देयरफॉर इट इज नोन एज नेचुरल रेट। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी पेपर का जब हवाला दिया है कि एक लेवल है जो कि इकोनॉमी में परसिस्ट करेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी इज वर्किंग एट द फुल कैपेसिटी, मजीद ठूसा नहीं जा सकता। तो उस लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी दैट इज नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
फिर ग्राफ आ गया, ग्राफ से देखते हैं इसको। पहले जरा इसको ग्राफ को समझ लें। ये देखें डिमांड कर्व है, DL डिमांड ऑफ लेबर। किसी भी इकोनॉमी में इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये लेबर की डिमांड है, ठीक है। ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग वर्कफोर्स, ये वर्कफोर्स मींस दैट इज अवेलेबल सप्लाई, ठीक है। लेकिन इस अवेलेबल सप्लाई में से कोई लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, तो कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो यानी कि तब जाके वहां पे डिमांड और सप्लाई मीट कर जाएगी। तो लेट्स सपोज वो लेवल ये वाला है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर दैट इज L1, ठीक है। इस वेज रेट पे, वेज रेट है हमारे पास W1, इस वेज रेट पे इतने लोग एम्प्लॉयड हैं जहां पे हमारा डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो गया, मीट कर गया। दैट इज, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में जरा आगे बढ़े, ये जो है ना ये पॉइंट, लेट सपोज दिस इज पॉइंट A और L2, दिस इज शोइंग एक्सेस लेबर जो कि काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें दो वजूहत हो सकती हैं, इसमें सारे काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं। एक तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और एक डिमांड एफिशिएंट वगैरह भी हो सकती है। यानी कि कुछ लोग जिन्हें बेचारों को काम नहीं मिला और कुछ लोग जो कि एक प्री डिटरमिन्ड वेज लेवल पे काम करना नहीं चाह रहे। मतलब भाई 20,000 अगर ऑफर की जा रही है, नहीं आ रही है तो बहुत कम है, तो वो जानबूझ के अपना आपको उस लेबर मार्केट में एंटर नहीं कर रहे, अवेलेबल है वर्कफोर्स के तौर पे। तो इस सिचुएशन में गैप क्रिएट हो गया, इक्विलिब्रियम यहाँ पे, और एक्सेस लेबर ये वाला दैट इज L1 से L2, ये जो गैप है दिस इज एक्सेस लेबर। अब अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, देखें ये दोनों लाइनें किस तरह कन्वर्ज होंगी। लेट सपोज अगर इनकी डिमांड बढ़ती जाए, इनकी डिमांड पूरी की जाए और ये आगे बढ़े और इस सप्लाई को भी आगे बढ़ाएं, इस सप्लाई को भी आगे बढ़ाएं, अगर तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, ये लोग आपस में कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज हो जाएंगे मीन्स कि किसी एक वेज लेवल पे, हायर वेज लेवल पे जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, वो भी काम करने के लिए क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। तो इस तरह वर्कफोर्स का आपस में क्या हो जाएगा, एक अवेलेबल सप्लाई का और अवेलेबल वर्कफोर्स का, एक्सेस लेबर का गैप कम हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे है, पॉइंट ई पे। इसी चीज को जरा हम रीड आउट कर लेते हैं और दोबारा ग्राफ से इसको देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। L1, ये रहा L1। L1 shows the equilibrium between supply and the demand for the labor at the wage rate W1, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया। The workforce consists of all those people who are actively supplying their labor, but also those who are voluntary unemployed। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की वर्कफोर्स तो टोटल होती है, तो ये वर्कफोर्स है, लेकिन इस वर्कफोर्स में से अवेलेबल जो है वो सप्लाई इतने हैं, ठीक है जी। दिस मीन्स दैट L2-L1 यानी कि L2 से लेके L1 तक workers in the workforce choose not to take part in the given wage level. Not to take part means they are unemployed at the given wage level.
Now these people are those who make up the level of natural unemployment in the economy. अब वो अगर किसी इकोनॉमी में काम नहीं कर रहे एट द गिवन वेज लेवल, तो वो क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कैसे पहुंचेगी. वी कैन सी हाउ दीज लाइंस कन्वर्ज एज द वेज रेट गेट्स हायर. यही मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये कन्वर्ज होंगी वेज रेट पे हायर पे कन्वर्ज हो जाएंगी और डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाएगी? मीट कर जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो वही वाली बात कि वी कैन सी हाउ दीज लाइंस कन्वर्ज एज द वेज गेट्स हायर. This is to be expected because at a higher wage, more of the voluntary unemployed workforce will choose to rejoin the workforce. यहां तक बातें समझ आ गई होंगी आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की.